अस्सलाम वालेकुम क्लास। बाकी सब बच्चे किधर हैं? अलीजा। मैम हो रहे हैं अभी ऐड। अच्छा अलीजा, मेरी बात सुनो बेटा। एक तो ये है कि मुझे ना फेजेस की लिस्ट सेंड कर दो कि आपने जी मैम। बनेंगे, ठीक है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन मुझे बता दो कि आपने फेजेस में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो 6 फेज बना के तो बेटा मुझे इस क्लास के बाद ना आप सबसे कर लो, कंसल्ट कर लो, वो सब आपको क्या क्या कहते हैं, कैसे कैसे बनाने हैं, अपनी विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग उसको बना के तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। तो फिर मैं आपके आगे जो है ना वो फेजेस कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। 13 तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल भी क्लास इसी टाइम होगी या फिर हो सकता है इससे थोड़ी सी लेट भी हो जाए, क्योंकि कल मुझे लाहौर जाना है। तो इस वजह से मैं जैसे ही वापस आऊँगी तो मैं आप लोगों की क्लास जो है ना वो कंडक्ट कर लूँगी। ओके। अभी जो हमारे पास है वो है एम्पिरिकिज्म। ठीक है, एम्पिरिकिज्म क्या होता है? ये एक ऐसी थ्योरी है जो कि नॉलेज के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें हम लोग एक्सपीरियंसेस को देखते हैं। एम्पिरिकिज्म बेसिकली इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि रोल ऑफ एक्सपीरियंस को देखा जाए विद एविडेंस। जब जिस चीज़ का एविडेंस के साथ वो चीज़ को कहा जाता है या उसको देखे, जैसे एम्पिरिकिज्म है ना, ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। साइंटिफिक क्या है कि आपने हर चीज़ को एविडेंस के साथ बताना है कि अगर कोई चीज़ है तो उसके पीछे उसकी वजह क्या है, क्या ये वाकई ही एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बेसिकली इसको एम्पिरिकिज्म बोला जाता है। इसमें हमारे पास स्पेशली सेंसरी परसेप्शन आती है। सेंसरी परसेप्शन वो है कि हम लोग अपनी 5 सेंसेस के थ्रू जो जो चीज़ें परसीव करते हैं, जो जो चीज़ें हमारी आंखों के आगे से गुजरती हैं, हम उसको सुनते हैं, हम उसको फील करते हैं टचिंग के थ्रू, टेस्टिंग के थ्रू। ठीक है, ये सब कुछ जो है वो एम्पिरिकिज्म में आता है विद एविडेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ आइडियाज, जिसमें हमारे पास आइडियाज होते हैं, आर्ग्यूमेंटेशन होती हैं, और उसके साथ साथ हमें जो है वो नॉलेज मिलता है। उसके अलावा जो मोस्ट एम्पिरिकिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो हमारे पास परसेप्शन है ये एक इननेट है। इननेट क्या होता है कि मतलब कि बाय बर्थ हमारे पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं, परसेप्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद ही परसीव, बल्कि जब बच्चे जो है प्री नेटल में होता है ना, प्री नेटल होता है बिफोर डिलीवरी। तो जब बच्चा प्री नेटल में होता है तो तब से ही वो चीज़ों को परसीव करना शुरू कर देता है। वो दुनिया की आवाज़ों को सुनता है, वो लोगों की बातों को सुनता है। ठीक है, इसी तरह जैसे पोस्ट नेटल होता है डिलीवरी के बाद, जैसे बच्चे की बर्थ हो जाती है तो उसके बाद फिर वो दुनिया को खुद अपनी आंखों से देखता है। पहले उसकी सेंसरी जो है सेंसरी परसेप्शन क्या थी? सिर्फ उसके कान। मैम बच्चों को कर ऐड। ओके ओके। पहले उसके पास सेंसरी ऑर्गन क्या था? सुनने का। फिर उसने देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी परसेप्शन बनती जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये इननेट प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। उसके पास है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या है? ये भी एक इंग्लिश टर्म है, ये एम्पिरिकिज्म के साथ मिलती है, बल्कि ये उसी से ड्राइव होती है। ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इस ग्रीक वर्ड के साथ जो है ये एक एक्सपीरियंस के थ्रू होता है कि हम कैसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, और हमारे इन एक्सपीरियंस के थ्रू हम कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हमारी लाइफ का हर एक्सपीरियंस के साथ एक एक्सपेरिमेंट होता है। हम जैसे एक्सपीरियंस करते हैं हम उसी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, जो कि हमें सिखाते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके साथ साथ हमें कौन कौन से फेनोमेनाज मिलते हैं। जैसे कि एम्पिरिक जो स्कूल ऑफ थॉट है ये एक बहुत ही एंशियंट ग्रीक है, जिसमें मेडिकल प्रिकॉशनरीज को देखा जाता है। ठीक है, ये जो टर्म है ये बेसिकली ग्रीक में हम लोग इसको मेडिकल प्रिकॉशनरीज के लिए यूज करते थे कि एटिमोलॉजी है क्या। वैसे एक वर्ड होता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी समथिंग एल्स के हम लोग उसकी वजूहात देखते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो उसके पीछे उसकी वजूहात है क्या। इसी तरह से एटिमोलॉजी भी हम इसीलिए इसको यूज करते थे कि हम लोग इसके पीछे देखें कि हम इसको मतलब कि हर बीमारी की या हर चीज की वजह है क्या।
हर प्रैक्टिकल की या हर एक्सपेरिमेंट के पीछे कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं जिनसे गुजर के वो एक चीज़ को अचीव करता है या वो कौन सी बीमारी में आता है। इसी तरह से इटियोलॉजी जो है ये एक ड्यूल वर्ड के तौर पे यूज़ होता है, या तो हम एम्पिरिकिज्म के लिए भी यूज़ करते हैं या फिर हम लोग एटिमोलॉजी के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल था रोमन में और ग्रीक में, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। एम्पिरिक जो वर्ड है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, फिजिशियंस इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, इसको राइट अप करते थे। ठीक है, और इसी तरह से ये सोशल साइंसेस में भी वर्ड को यूज़ करके फिर उन्होंने एटियोलॉजी से एटिमोलॉजी से इसको एम्पिरिकिज्म पे कन्वर्ट कर दिया और फिर इसको इसी वर्ड के साथ देखा जाता था। टैबुला रसा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ये भी एक लैटिन वर्ड है, और वो कहते हैं जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग जो है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता। टैबुला रसा का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक ऐसा जो है ग्रीक लैटिन वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैंक स्लेट, कि हर इस बच्चे का माइंड जो है वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है जब वो पैदा होता है। जैसे जैसे उसकी लाइफ आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस करता है, जैसे जैसे वो एक्सपेरिमेंट्स को करता है, जैसे जैसे वो लाइफ में परसेप्शन उसकी डेवलप होती जाती हैं, तो वो स्लेट पे लिखा जाता है। और इस वजह से इंसान जैसे जैसे ग्रो अप होता है उसकी परसेप्शन, उसके एक्सपेरिमेंट्स, उसके एक्सपीरियंसेस वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एम्पिरिकिज्म 11वीं सेंचुरी में इसको पर्शियन फिलोसोफर्स एविकेना ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसने आर्ग्यू किया था कि नॉलेज जो है वो एक ऐसा वे है जो कि अटेन किया जा सकता है थ्रू एम्पिरिकल फेमिलियरिटी के थ्रू। मतलब कि ये एक ऐसा वे है नॉलेज गेन करने के लिए हमें साइंस को यूज़ करना पड़ता है। वो कहता है नॉलेज जो है वो साइंस के थ्रू मिलता है, एम्पिरिकिज्म के थ्रू मिलता है, चीज़ों को परसीव करने से मिलता है, चीज़ों को अटेन करने से मिलता है। ठीक है, और ये यूनिवर्सली वर्ल्ड वाइडली उसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी। ये डेवलप किया गया था थ्रू जो है सैलॉजिज्म के थ्रू। सैलॉजिज्म्स होते हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है, बल्कि सैलोजिस्टिक जो वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है, कि ये इंग्लिश में जब स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है या फिलॉसफी में स्टेटमेंट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो उसके फिर वो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करते हैं ना वो सिलॉजिज्म्स को यूज़ करते हैं। और बेसिकली ये मेथड ऑफ रीजनिंग है सिलॉजिस्टिक, जिसके थ्रू रीजनिंग होता है किसी भी चीज़ को समझना, किसी भी चीज़ को अपने माइंड में स्टोर करना थ्रू परसेप्शन। उसके बाद 12th सेंचुरी में अरबिक फिलोसोफर था अबू बकर था, इसने भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसने भी जो टैबुला रसा था इस एक्सपेरिमेंट को किया कि ये, और उसने इस चीज़ को देखा कि जब बच्चा आता है तो उसके पास कोई एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी जो है वो ब्लैंक स्लेट पे चीज़ें लिखी जाती हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू करता है, एक्सपीरियंसेस को लेता है, तो वैसे वैसे उसकी जो है डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर 17वीं सेंचुरी में भी ब्रिटिश था जिसने एम्पिरिकिज्म, जॉन लॉक ने भी टैबुला रसा का कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा, बेसिकली जो टैबुला रसा है वो जॉन लॉक ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश फिलोसफर्स में। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट ही हमारे पास होता है मुस्लिम फिलोसफर से, पर्शियन फिलोसफर से। उसके बाद जाता है अरबिक फिलोसफर्स के पास, फिर आता है ब्रिटिश फिलोसफर्स के पास। फिर इन्होंने डेविड ह्यूमन ने भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था, बार्कले ने बहुत ज़्यादा काम किया था। फिर उन्होंने इसके बारे में जो है प्रॉपर रैशनलाइजेशन के साथ इसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे जॉन लॉक ने ही इसको जो है वो वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवाया था, इससे पहले इसका इतना खास कॉन्सेप्ट नहीं था परसेप्शन का। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एम्पिरिकिज्म जॉन लॉक ने जो है वो प्रोमिनेंट किया था, ऑर्गेनाइजेटर वो ऑर्गेनाइजेटर था, ब्रिटिश एम्पिरिकिज्म था, जिसमें उसने जॉन लॉक ने जो है वो बताया था कि एक बच्चा जो है जब वो पैदा होता है तो उसके पास इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मौजूद होते। फिर वो जैसे जैसे इस लाइफ में आता है, वो ज़िंदगी में आता है, अपनी अपनी लाइफ को देखता है, तो उसके पास जो है फर्दर एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो जाते हैं। फिर विलियम जेम्स हैं जिन्होंने काम किया था एक्सपेरिमेंट्स के पे,
ठीक है, क्योंकि जो जॉन लॉक का है या जो टैबुला रसा है, बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस के साथ ही है। तो फिर आगे वो ही बिहेवियरिज्म की टर्म्स आती हैं, जो कि विलियम जेम्स ने कहा था, कि उसने कहा था कि एक्सपीरियंस जो है वो बेस्ड करते हैं आपकी थिंकिंग पे। आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट देखते हो तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई थिंकिंग होती है। एक ही एक्सपीरियंस को, एक ही एक्सपेरिमेंट को देखने का हर इंसान का नजरिया मुख्तलिफ होता है। ठीक है, एक वही इंसान जिसने वो एक्सीडेंट देखा, तो उसका देखने में और उसके साथ एक और इंसान का उस एक्सीडेंट को दिखाने में दोनों की परसेप्शन डिफरेंट होगी, दोनों का व्यू डिफरेंट होगा, दोनों का उस एक्सीडेंट को लेके जो है फर्दर अपनी लाइफ में जो फियर है वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बेस पे इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग पे बेस करता है। जॉन साउथ मिलर, फिर इसने अपना फिनोमिना इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसने कहा था कि इसने मैथमेटिक्स को इसमें इंक्लूड किया था, कि आपकी जितनी भी सेंसेशन है, आप जितनी भी रीजनिंग करते हो, उसमें आपकी जो मैथमेटिकल प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज़ को मैथमेटिकल टर्म में देखते हो। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं हम इनको काउंट करते हैं, कायनात में जितनी चीज़ें हम उनको काउंट करते हैं, तो बेसिकली ये सब कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसेस हैं। टाइप ऑफ एम्पिरिकिज्म क्लासिकल है, रेडिकल है, मॉडरेट है। क्लासिकल में हम लोग देखेंगे कि ये जो है रिजेक्शन की गई थी इन्नेट को, कि हमारे पास वो कहते थे कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली वो ब्लैंक स्लेट के साथ हैं। ठीक है, तो जब वो एंट्री होती है एक भी इंसान की इस दुनिया में, तो उसके साथ साथ उसके माइंड जो है ना वो चीज़ों को एक्सपीरियंस जब करता है तो वो थ्रू आउट लाइफ है। वो कहता है कि टेबुलर रसा का कॉन्सेप्ट जो है ये थ्रू आउट लाइफ है, क्योंकि अगर एक एक्सपीरियंस एक बार बुरा हुआ है तो दूसरी बार हो सकता है वही एक्सपीरियंस सही भी हो। तो फिर हमारी जो पहली बार बैड राय थी वो बाद में अच्छी भी हो सकती है। तो इसलिए ये थ्रू आउट लाइफ जो है ये कॉन्सेप्ट चलता है। ये सिर्फ हमारे पास ही इननेट प्रोसेस नहीं है कि ये सिर्फ स्टार्टिंग के डेज में या स्टार्टिंग की ईयर्स में बच्चे पे इफेक्ट करता है, ये थ्रू आउट चलता है। ये है क्लासिकल। उसके बाद है रेडिकल। अब रेडिकल जो है ये भी एक एम्पिरिकिज्म की फॉर्म है। इसमें नॉलेज जो है वो ड्राइव किया जाता है सेंसेशंस के थ्रू, कि जैसे जैसे एक सेंसेशंस हमारी डेवलप होती है तो हम लोग चीज़ों को एज अ सेंसरी परसेप्शन के थ्रू देखते हैं। हम चीज़ों को जो है वो अपने सेंसेशन से देखते हैं। हम आंखों से देखते हैं, हम सुनते हैं, हम फील करते हैं। तो बेसिकली रेडिकल एम्पिरिकिज्म जो है ये सारे का सारा आपकी सेंसेशनल प्रोसेस, आपकी सेंसेशनल परसेप्शन के साथ रिलेट करता है। मॉडरेट एम्पिरिकिज्म, मॉडरेट जो है ये फोर साइडेड ट्रायंगल है। जैसे कि उसने कहा 7 5 = 12। ये जो है इन्वेस्टिगेशन है ऑर्डर के साथ, कि अगर हम दो चीज़ों को आपस में मिलाते हैं तो उसकी काउंटिंग के बाद उसकी क्या शक्ल सामने आती है। तो बेसिकली ये इसमें हम लोग 3 या 4 साइडेड देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, हम चीज़ों को एक ऑर्डर में देखते हैं कि अगर एक दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उनका आपस में क्या प्रोसेस बनता है। ठीक है, पॉजिटिविज्म। Positivism philosophy of science that positive facts, information derived from sensory experience, interpretation through rational or logical and mathematical treatments from the exclusive source of all authoritative knowledge, and that there is valid knowledge. Only in this derived knowledge, verified data received from the senses are non-empiricism एविडेंस, दस पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन द एम्पिरिकिज्म। अब वो कहते हैं पॉजिटिविज्म भी जो है ना बेसिकली ये एम्पिरिकिज्म ही है। कैसे है कि हमारे पास चीज़ें जैसे जैसे रैशनल होती जाती हैं तो हम चीज़ों को जो है वो यूज़ करते जाते हैं, और हमारा यूज़ करना, हमारा चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, चाहे हम वो नेगेटिव करें या पॉजिटिव करें, लेकिन हमारा चीज़ों को परसीव करने का सारा नॉलेज बेस्ड करता है एम्पिरिकिज्म पे। और उसके अंदर वो एक और टर्म बताते हैं पॉजिटिविज्म, कि अगर आप चीज़ों को रैशनल लें तो आप पॉजिटिविज्म की तरफ जाएंगे, अगर आप चीज़ों को इरेशनल लेंगे तो आप नेगेटिविज्म की तरफ जाएंगे।
इन पॉजिटिविज्म, इसमें उसने कहा है कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू होती है। साइंटिफिक मेथड है जो कि बेस्ट वेज प्रोवाइड करता है कि आपके पास वाकई ही पॉजिटिविज्म या पॉजिटिव थॉट्स का कितना ज़्यादा जो है वो सोर्स है। इसके अलावा इसमें हम मेटाफिजिक्स को देखते हैं। मेटाफिजिक्स हमारे पास है कि अगर जितनी भी फिजिक्स है कि अगर कोई चीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो किन किन वेज की वजह से अट्रैक्ट करती है। मतलब कि अगर हम लोग पॉजिटिविज्म को यूज़ करते हैं तो हमारे पास ऐसी अट्रैक्टिव थॉट्स कौन सी हैं जो कि हमें वाकई ही पॉजिटिव सोचने पे मजबूर कर देती हैं। ठीक है, ये मेटाफिजिक्स है। इसके अलावा रूट्स ऑफ पॉजिटिविज्म जो है ये पर्टिकुलरली एम्पिरिकिज्म के साथ रिलेट करती है। ये ऑब्जर्वेशनल फैक्ट्स हैं कि हम चीज़ों को, जब पॉजिटिविज्म आता है तो चीज़ें ऑब्जर्व होती हैं। हर अगर हम लोग किसी के साथ बैठते हैं, किसी की बातों को सुनते हैं, किसी की थॉट्स को सुनते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये इंसान जो है नेगेटिव सोचें ज़्यादा रखता है या पॉजिटिव सोचें ज़्यादा रखता है। और हमारा उस डिस्कशन के बाद पता चलता है कि हाँ, इस इंसान की सोच बहुत ही नेगेटिव है, या हम ये कहते हैं कि इस इंसान की सोच बहुत ही पॉजिटिव है। तो वो किस पे बेस करता है? ऑब्जर्वेशन पे। कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है ये हमें बताता है कि हम खुद अपने भी जब ऑब्जर्वेशन करें तो हमें खुद भी आइडिया होता है कि हाँ, आजकल मेरी सोच बहुत नेगेटिव हो गई है, मुझे चीज़ें हर हर चीज़ बहुत नेगेटिव नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन के थ्रू इस चीज़ का पता चलता है। ठीक है, उसके बाद seeing that beyond this is the realm of logic and mathematics. लॉजिक क्या है? लॉजिक है किसी भी चीज़ की मौजूदगी, किसी भी चीज़ की एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं लॉजिक्स और मैथमेटिक्स जो है ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म जो है ये एक फैक्चुअल नॉलेज है जो बेस्ड करता है पॉजिटिविज्म पे। इसमें पॉजिटिविज्म में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो हमें सारी ऑब्जर्वेशनल एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है। इसके अलावा इसमें जो आइडियाज़ हैं वो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू होते हैं और मेटाफिजिक्स के थ्रू होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? कि किसी को करते हुए देखना, और फिर हम जब उसको करते हुए देखते हैं तो फिर हम भी उस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एनालिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक इंसान को सच्चाई, मतलब कि ट्रुथ की तरफ लेके जाते हैं, कि वो हर ट्रुथ के पीछे की वो रीज़न देखते हैं कि अगर एक चीज़ सच्ची है तो उसके पीछे उसकी वजह है क्या, कि वो ठीक है। ऑगस्ट कॉम, ये फ्रेंच फिलोसफर था। ये फाउंडर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी था। इसने डॉक्टरेट किया था पॉजिटिविज्म पे। और ये जो था फर्स्ट फिलोसफर था साइंस में जिसने मॉडर्न सेंस ऑफ टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिविज्म जो है ये एक ऐसा वे है जो कि सॉर्ट आउट करता है इंसान की ब्रेन पावर को। ठीक है, इंसान की ब्रेन पावर को जब वो सॉर्ट आउट करता है तो उसके साथ उसको रैशनल थिंकिंग देता है, उसको रैशनल जो है वो थॉट्स देता है। इसके अलावा इसका जो वर्क था साइंटिफिकली वो था फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ और बायोलॉजी के साथ। Types of positivism: logical positivism, social positivism, legal positivism and Polish positivism. Logical positivism क्या है? Logical empiricism is a school of philosophy that developed out the positivism and attempt to combine empiricism. ठीक है, अब जो हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशनल एविडेंस हैं वो सारे के सारे हमारे पास लॉजिकल पॉजिटिविज्म में है। जो हमारे पास एविडेंस आते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जो भी हमारे पास रैशनलिज्म आता है, ये सब कुछ हमारे पास लॉजिकल पॉजिटिविज्म लेके आता है। उसके बाद सोशल है। सोशल बेसिकली हम लोग जब सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो हमारा लोगों के साथ इंटरेक्शन, कि हम अपने लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, साइंटिफिकल मेथड है सोशियोलॉजी या सोशल पॉजिटिविज्म, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, हम लोग जो है एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी सोशल जो लोगों के साथ इंटरेक्शन है उसको पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, लीगल क्या है? ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट फिलॉसफी का एक लॉ है जिसमें हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन
को फॉलो करते हैं, हम लोग मोरालिटी को फॉलो करते हैं, हम लोग असेंशियल कनेक्शंस को देखते हैं कि हम लोग जस्टिस को फॉलो करें और मोरालिटी को फॉलो करें। पॉलिश पॉजिटिविज्म हमारे पास एक पॉलिटिकल मूवमेंट है जो 90th सेंचुरी में यूज हुई थी। इसमें हम लोग आइडियोलॉजी को देखते हैं। आइडियोलॉजी क्या है? लोगों की थिंकिंग। ये एक ब्रिटिश स्कॉलर था, साइंटिफिक, जिसने देखा था कि हम लोग एक्सरसाइज कि अगर हम लोग कोई भी इमोशन को देखते हैं तो उसके पीछे उसकी रीज़न क्या है, ठीक है। अगर हम लोग उसके पीछे उसकी रीज़न देख लें तो हमारी जो पॉजिटिविज्म की एक टर्म है वो पॉलिश हो जाती है। और उसको पॉलिश करने के लिए हर इमोशन के पीछे रीज़न को देखना ज़रूरी है। बाकी बच्चे की तरह बेटा। मैम बस इतने ही आए हैं अभी। वो कह रहे थे कि कोई कह रहा था कि मुझे कोई काम है इस टाइम, इस वजह से कम बच्चे आए हैं। सेंसेशनलिज्म बेसिकली तो बहुत ही गंदी राइटिंग है, मुझे कैसे समझ आएगी। मैम जी मैम ये हाफिजा रीजा का टॉपिक है, वो एक्सप्लेन कर देती है। बोलें बेटा। मैम मैं बता देती हूँ। जी जी बेटे बोलें। मैम ये फर्स्ट पे पहले एम्पीरिसिज्म आता है, ब्रिटिश एम्पीरिसिज्म। बेटे नहीं, ये हो गया, आप सेंसेशनलिज्म से स्टार्ट करें। फ्रेंच सेंसेशनलिज्म। मैम वो अलग टॉपिक्स हैं दो बच्चों के, और ये मेरा अलग टॉपिक है। वो सिंपल एम्पीरिसिज्म है, मेरा ब्रिटिश एम्पीरिसिज्म है। वो सेंसेशनलिज्म है और मेरा फ्रेंच सेंसेशनलिज्म है। आप फ्रेंच सेंसेशनलिज्म बताएं मुझे। ब्रिटिश बीसी के अंदर ही है। शाबाश बेटा बोलो। एक मिनट मैम। ओके। फ्रेंच सेंसेशनलिज्म में ना हमें कहना रिड्यूस्ड ऑल माइंड एक्टिविटी टू इट्स बेसिक एलिमेंट। इसमें कहना है जो हमारी सारी माइंड की एक्टिविटी है जिससे हम सोचते करते हैं उन्हें हमें बेसिक एलिमेंट मतलब कि एक आइडिया पे लेके आना। नॉट एलवी डिफरेंट फ्रॉम, ये एम्पीरिसिज्म के कॉन्सेप्ट से अलग नहीं है। अच्छा। एम्पीरिसिज्म में भी हमने बेसिक जो था, ब्रिटिश एम्पीरिसिज्म में हमने आइडिया पे फोकस किया था, गुड और ये सेंसेशनलिज्म पे भी हमने बेसिक एलिमेंट पे लेके आना माइंड एक्टिविटी को। गुड। स्ट्रेस्ड द, इसमें भी हमने सेंसेशन के जरिए एक्सपीरियंस को लेना है। हम्म इसमें डिफरेंट थिंकर्स हैं, हम्म एटली बेनेडिक्ट चार्ल्स बर्नर्ड, ऑफरी डी ला मैट्री क्लॉड, एडिन हेल्विटस, पेरी कैबिन्स एंड मैने डीबर एंड एजस कॉम्टे। फर्स्ट वाला बोर्न इन जैम्बल, एजुकेटेड इन पेरिस, ही स्टडिंग लॉस्ट इंटरेस्ट इन रिलीजियस कल्चर। इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन में इसने कहा हुआ कि जो माइंड इज बोर्न विद सर्टेन आइडिया, इसने इस कंसेप्ट को डिनाई किया कि हम जब पैदा होते हैं तो ये नहीं होता कि हमारे पास सबके पास एक जैसे ख्यालात होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। माइंड हमें जब हम पैदा होते हैं तब हमारे जेहन जो होता है ब्लैंक शीट होती है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस के जरिए हम सबके अलग अलग आइडियाज बनते हैं। गुड। इसने स्टैचू का कंसेप्ट दिया है कि हम जब पैदा होते हैं हमारे माइंड में कुछ भी नहीं होता, हम्म आहिस्ता आहिस्ता हमारे सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल होती है, आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट चीजों को देखते हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस आती है। हमारी कोशिश यही होती है, हम प्लेयर को, उसने ये कहा कि जो रिप्रोडक्शन होती है, जो ट्री है, ट्री जो है ट्री रिप्रोडक्शन करते हैं, जो फीमेल वो प्रोड्यूस करती है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, लेकिन उसके लिए मेल स्पीशी का होना जरूरी नहीं होता, वो बाद में जरूरत होती है ताकि जो नेक्स्ट ट्री बना है उसमें दोनों पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक चली जाए। इसने एवोल्यूशन पे काम किया हुआ है। एवोल्यूशन पे और गुड। इसने कहा
एवोल्यूशन। और उसने कहा है कि जो प्लांट्स है ना वो फीलिंग सेंसेशन को फील करते हैं, जिस तरह के पौधे जो होते हैं वो सूरज की तरफ रुख कर लेते हैं, ये सारी एक्टिविटीज की तरफ। इन्होंने कहा कि जो पौधे होते हैं ना वो इंटेलिजेंट होते हैं। गुड। जो थर्ड वाला उसने कहा कि मैन जो है ना वो एक मशीन है, यूनिवर्स जो है हमारी वो मैटर से बनी हुई है, इंसान जो है वो नेचर का एक हिस्सा है। जो इंसान की जिंदगी है वो सिर्फ यही है कि मोशन ऑफ लिम्स है। हार्ट जो हमारा है वो हार्ट एक मैटर का बना हुआ है, और जो वो स्प्रिंग करता है वो उसकी मोशन है। नर्व्स जो है वो एक मैटर है, और जो वो स्ट्रिंग्स बनी है वो उसकी मोशन है। और इसमें क्या है, ह्यूमन और जो एनिमल है वो सेम ही है, सिर्फ डिग्री का उनके दरमियान फर्क है। वाह, गुड। क्या बात। और उसमें इसमें बताया नाम हुआ क्या कि बेटा आपका? ह्यूमंस, हाफजा लीजा। हाफसा, ओके। और इसने बताया कि ह्यूमंस एंड एप्स जो है ये दो, मेरे से ये है कि प्लांट जो एनिमल्स और ह्यूमंस है वो ये दोनों सेम है। और अगर इनकी एनिमल्स की जिस तरह एप से इनकी ट्रेनिंग करेंगे तो ये भी इंसानों की तरह ही काम करना शुरू हो जाते हैं। गुड। और इसने कहा हुआ है कि जो हमारी बॉडी है और माइंड है ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं। हम ये नहीं गुड। कह सकते कि हमारी बॉडी अलग है और माइंड अलग है। जिस तरह वो कह रहा है कि अगर हम वाइन पियेंगे, शराब पियेंगे, तो हमारा इसकी माइंड पे हमारा इसका इफेक्ट होना है। तो ये नहीं है कि अगर हम कहें कि बॉडी अलग है और माइंड अलग है। अगर हमारी बॉडी और माइंड अलग होगा तो हम जो खाएंगे, हमारी बॉडी जो खाएगी, हमें हमारे माइंड को किस तरह पता चलेगा ये हम क्या खा रहे हैं। ये कह रहा है कि ये दोनों एक ही चीजें हैं। हम्म। और जो थर्ड वाला है ये बता रहा है, इसने ऐसे ऑफ माइंड, ऐसे ऑन द माइंड लिखा है इसने। और ये भी यही कह रहा है कि जो हमारे पास जितने भी एक्सपीरियंस आते हैं ये हम माइंड में, ये सारे एक्सपीरियंस हमारे सेंसेस के जरिए आते हैं। इन्वायरमेंटलिज्म किसने टर्म दिया कि जो हम्म। इन्वायरमेंट जो हम देखते हैं इससे हमारे बिहेवियर के ऊपर असर पड़ता है। और उसने कहा सारे इंसान जो पैदा होते हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन जिस तरह के माहौल में वो रहते हैं उससे उनकी इंटेलिजेंस में डिफरेंस आ जाता है, उनके बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है। हम्म। थर्ड वाला है उसने बताया हुआ है मेंटल प्रोसेस पे काम किया। इसने हमें तीनों टर्म बताई हुई है, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और कॉन्शियस। कौन सी ये है? इसने बताया कि अच्छा। कॉन्शियसनेस। हम्म। और ये इसने तीनों बताई हैं। और इसने भी यही बताया कि सेंसिस के जरिए, जो सेंसिस में जो हमारी नर्व्स है ना ये हमारी ये लेके आती हैं हम तक, माइंड तक ये लेके आती हैं हमारी सेंसिस को, माइंड फिर उसे आगे आइडिया बनाता है। और ये जो थर्ड ये नेक्स्ट थिंकर है, इसने इसके वर्क जो है, ये ग्रेट साइकोलॉजिस्ट है, इसके वर्क को 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट में इसने काम किया हुआ है आइडियोलॉजिस्ट, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके। और इसने काम किया हुआ है कांडिला टीचिंग पे, वो जो स्टैचू वाला कॉन्सेप्ट था कि उस पे इन्होंने काम किया। और हम्म। सेकंड फेज में इसने बताया हुआ है कि ह्यूमन जो है, ये इसने यही बताया कि जो सेंस स्टिमुलेशन होती है सेंसेस हमारे पास नर्व्स के जरिए ये इन्वायरमेंट से ना लेके आते हैं, मैसेज लेके आते हैं। और हम्म। थर्ड में ये उसी पॉइंट पे आर्ग्यू कर रहा है कि किस तरह ये सारा कॉन्सेप्ट होता है। और नीचे इसने विल पावर के ऊपर फोकस किया हुआ है कि हमारे अंदर एक फोर्स होती है जो हमें मोटिवेट करती है। थर्ड फेज के अंदर इसका काम जो कंप्लीट हो रहा है, इसने ऐसे ऑन द फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी लिखा है। और इसने कहा ही रिकॉग्नाइज दैट साइकोलॉजी प्रिंस इज टू स्टडी द इंटेंशनली कॉन्शियसनेस जो है ना, इसके ऊपर इसने कहा है जो हम स्टडी करते हैं ना ये फोकस है। फोर्थ स्टेज में इसने जो साइकोलॉजी और जो रिलीजन है हमारा इसने मिलाया हुआ है। हम्म। और इसने ये कहा है कि था थ्रो दिस ही एम दैट एक्सप्लेनिंग द इंडिविजुअल डाइवर्सिटी, इंसानों के ऊपर काम किया कि इंसानों की मुख्तलिफ मुख्तलिफ डिवर्सिटी, मुख्तलिफ मुख्तलिफ रंग और मुख्तलिफ हाँ, चीजें जो है ना वो डाइवर्सिटी। इंट्रोड्यूस हाँ, करवाई जाए। ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं इनके। मेरिट्स में इसने यही कि जो इसने बताया हुआ है इंसानी नेचर के बारे में, डिफरेंट डाइवर्सिटी को लेके आया हुआ है। और डीमेरिट्स इसका ये है कि इसने इस जो रिलीजन है इसे इसके साथ मिला दिया हुआ है, मिस्टिकल को साइकोलॉजी के साथ। हम्म। एक्सीलेंट हाफिजा, एक्सीलेंट बेटा। थैंक यू मैम। वेरी गुड। ये मेरी क्या उसको कहते हैं, एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरी है। थैंक यू मैम। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, ये कौन सा टॉपिक है? पॉजिटिविज्म दो जगह पे है।
मैम ये दो अलग टॉपिक्स हैं, ये आपसे शुरू में पूछा था तो आपने कहा था ये दोनों एक जैसे हैं, इनके दरमियान माइनर सा डिफरेंस है। तो फिर एक उसको के एक साथ को ही ब्रिटिश करो लग जाना है, पॉजिटिविज्म में। दूसरे में अलग है। क्योंकि ब्रिटिश तो मैंने करवा दिया ना पॉजिटिविज्म, जब वो मैंने लास्ट टाइम पॉजिटिविज्म करवाया ना एम्पिरिकिज्म, तो उसके अंदर सारे का सारा ब्रिटिश पॉजिटिविज्म भी था, उसके अंदर ब्रिटिश भी था और जो है वो अरेबिक भी था और पर्शियन भी था, वो सारा था। तो उसको एज इट इज वही लेके चलो, ये दो दो तीन तीन जगह से करोगे तो ये कंफ्यूजन तुम लोगों के लिए क्रिएट हो जाएगी। मैम जो आपने पहले पॉजिटिविज्म बताया उसमें आपने कहा है कि हमें बी पॉजिटिव का बताया गया है। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिविज्म का बताया गया कि पॉजिटिविज्म आपको किस तरह से एक दूसरे से रिलेट करता है, आपकी थिंकिंग को, आपके एक्सपीरियंस को और आपके एक्सपेरिमेंट्स को। ठीक है, अगर आप मैम अपनी इसमें उन्होंने हम्म, मैम इसमें इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि पॉजिटिविज्म का मतलब बी पॉजिटिव होना नहीं होता, पॉजिटिविज्म का मतलब होता है साइंटिफिक, हर साइंटिफिक चीज के पीछे एक एम्पिरिकल। साइंटिफिक रीजन होना। ओके, उसके पीछे एम्पिरिकिज्म है ना, साइंटिफिक बेसिकली एक एम्पिरिकिज्म टर्म है जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हर चीज़ का जो है एविडेंस निकालते हैं, कि अगर हम लोग एविडेंस नहीं देंगे तो हमारे पास उस चीज़ की पॉजिटिविज्म कोई थॉट नहीं रह जाती, हमारे पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, चाहे हम लोग वो परसेप्शन के थ्रू कर रहे हैं, सेंसेशन के थ्रू कर रहे हैं, फीलिंग्स के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें 5 साइंटिफिकल मेथड है, ये देख लें आप लोग। टेस्टिंग है, एनालिसिस है, एग्जामिनेशन है, क्लैरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है और ऑब्जर्वेशन है। अब अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो टेस्टिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिकली। अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ को यूज़ करना है तो उसके लिए टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग एमआरआई करवाते हैं, हम लोग सीसीटी करवाते हैं, अब सीटी स्कैन करवाते हैं, ये बेसिकली हमें बताता है कि वाकई ही क्या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग साइकोलॉजिकली टेस्ट यूज़ करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट यूज़ करते हैं, हम लोग सब्जेक्टिव यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये एक साइंटिफिकल प्रोसेस है कि हमारे पास एविडेंस होता है कि वाकई ही इस बंदे के साथ ये ऐसा कोई मसला है। एनालिसिस क्या है, आप जब उन टेस्ट को अप्लाई करते हो उसके बाद जो आप एनालाइज करते हो कि वाकई इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या क्या असेसमेंट है, वो बेसिकली हमारे पास एनालिसिस में आता है। एग्जामिनेशन क्या है, जैसे कि हम लोग चीज़ों को जब हम लोगों ने किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकालना होता है तो हमारे पास उसके लिए एग्जामिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, जब वो किसी भी चीज़ को एग्जामिन करते हैं, वो बॉडीली हो, वो फिजिकली हो, तो तभी जाके वो कोई ना कोई हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है कि हम लोग चीज़ों को जब तक क्लास में नहीं, जैसे कि अब मेडिकल जब वो एमबीबीएस करते हैं तो टोटल वो एक ही सब्जेक्ट को लेके चल, मतलब कि एक ही वे में चलते हैं। आगे से जाके कोई चाइल्ड होता है, कोई साइकेट्रिस्ट होता है, कोई लीवर स्पेशलिस्ट होता है, मतलब कि डिफरेंट, कोई स्किन स्पेशलिस्ट होता है, तो आगे से उनकी डिफरेंट क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है कि हम लोग डिफरेंट क्लासेस में किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि चीज़ों को जब भी हम लोग फील करते हैं, हम लोग उनको देखते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़रूरी होती है। जैसे कि हम लोग स्टूडेंट्स के ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम लोग घर में लोगों की ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम लोग बच्चों की ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम लोग फैमिली मेम्बर्स की ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो है ये एक बड़ा एक ऑथेंटिक वे है किसी भी चीज़ का एनालिसिस करने का, किसी भी चीज़ को एग्जामिन करने का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स जो है ये लेबर कंट्रोल्ड होता है और ये फील्ड होता है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए फील्ड में जाना और फील्ड में रह के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना ज़रूरी होता है। कंपैरेटिव मेथड जो है ये एक कंपैरिजन होता है बिटवीन टू स्टेट, जैसे कि स्टैटिस्टिकल टर्म यूज़ की जाती है कंपैरेटिव मेथड की। कंपैरेटिव मेथड में फॉर एग्जांपल मेल्स एंड फीमेल्स, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो मेल्स में कितने परसेंट डिप्रेशन है और फीमेल्स में कितने परसेंट है, तो ये कंपैरेटिव स्टडी होती है। ठीक है, उसके बाद सर्वेज होते हैं, सर्वे क्लोज क्वेश्चनियर्स होते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। क्लोज क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं। ठीक है,
मतलब कि उनमें सिर्फ यस और नो का आंसर होता है, इतने क्लोज्ड होते हैं टू एक्सट्रीम्स के साथ। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं कि जब हमने कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है तो हम उस इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस लिख लेते हैं और हम उन क्वेश्चन से हट के कोई क्वेश्चन नहीं करते। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है हमारे पास ऐसी होती है जिसमें हम लोग उस इंसान के साथ जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, हम लोग उसको छुप के ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम पार्टिसिपेंट के साथ रह के उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये कुछ मुझे लगता है तुम्हारे पेजेस ना ऊपर नीचे हुए हुए हैं। इसके अलावा आप कुछ एडिशन करना चाहती हो तो बेटा बता दो। हाफिजा, जी मैम। अगर कोई एडिशन करना चाहती हो तो बता दो। एक मिनट मैम। पॉजिटिविज्म में मैम मेन जो है ना वो साइंटिफिक के ऊपर फोकस किया गया है। उन्होंने कहा हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक नॉलेज होता है। अच्छा, और साइंटिफिक नॉलेज है वो एक ऑथेंटिक नॉलेज है। पॉजिटिविज्म ने रिजेक्ट किया रिलीजन को और मेटाफिजिक्स को। रिलीजन को और मेटाफिजिक्स जो चीजें हमें नजर नहीं आती वो नहीं मानती हैं। और पॉजिटिविज्म में अगस्त कॉम के साथ डिफरेंट और भी थिंकर उसके साथ एग्री थे। इसने सोशियोलॉजी के टर्म दिए कि जो सोसाइटी होती है इससे हमारे बिहेवियर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। और इसने आगे इसने 3 हिस्सों के अंदर अपने वर्क को बताया हुआ, थियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक। थियोलॉजिकल जो है वो सुपरस्टिशन पे बेस करता है। और थियोलॉजिकल में इसने नीचे 3 टर्म दिए हुए हैं, फेटिशिज्म, पोली और मोनो। मोनो में ये कह रहे हैं जो एक खुदा के ऊपर यकीन रखना, पोली में 2 पे, और फैटी इसमें ये कह रहे हैं जो पत्थर वगैरह हैं, इनके ऊपर बिलीव रखना। मेटाफिजिकल वो चीजें जिन्हें हम जो हमें नजर नहीं आती। और साइंटिफिक वो कह रहा है कि हर चीज के पीछे हमने एक साइंस को देखना है। तब तक हमने किसी चीज को नहीं मानना जब तक पीछे उसके एक साइंस ना हो। और करेक्टरिस्टिक इसने पॉजिटिविज्म की बताई हुई है, क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट होता है, नो बियास, ऑथेंटिक नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस के जरिए आता है हमारे पास, पॉजिटिव वेरिफिकेशन होता है, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिविटी होता है। स्ट्रेंथ इसने इसकी पॉजिटिविटी ये बताई हुई है कि साबित करता है काज एंड डिफेक्ट को रिलेशनशिप में बताता है। एक डाटा जो हमारे पास आता है वो साइंटिफिक डाटा हमारे पास आता है। और हम हमारे पास जो जो लिमिटेशन है वो इसने बताई हुई है। ये फिक्स होता है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। या अगर किसी के ऊपर इसका हो रहा होगा तो ये चेंज नहीं हो सकता। कैन लैक वैलिडिटी, ये इसने फिक्स रहना है। निग्लेक्ट द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक को इफेक्ट अगर